हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम शब्द समीकरण के माध्यम से, जैसा कि आपके किताब में पेज 2 पर 1.1 शब्द समीकरण के रूप में दिखाया गया है, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण के रूप में और भी संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि हम इन अभिकारक पदार्थों और उत्पाद पदार्थों को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो आपकी किताब में पेज 3 पर दी गई रासायनिक समीकरण 1.2 की तरह की रासायनिक समीकरण प्राप्त होती है। इस रासायनिक समीकरण में आप देख रहे हैं कि अभिकारक पदार्थों को बाईं ओर लिखा गया है और उत्पाद पदार्थों को तीर के दाईं ओर लिखा गया है। तीर के बाईं ओर जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम समीकरण का, रासायनिक समीकरण का बायां पक्ष कहते हैं, और बाएं पक्ष को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और संक्षिप्त रूप में LHS कहते हैं। इसी प्रकार समीकरण के जो दाईं ओर लिखा होता है, यानी तीर की जो दाईं ओर लिखा होता है, वह समीकरण का दायां पक्ष होता है और दाएं पक्ष को अंग्रेजी में राइट हैंड साइड या RHS कहते हैं। हम लोगों ने यह भी जाना था कि रासायनिक समीकरण में यदि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उस स्थिति में हम उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तब उस समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण, और या अंग्रेजी में उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम लोगों ने कक्षा 9 में रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसे एक बार यहाँ पर दोहरा लें तो हम लोगों ने इस नियम के अंतर्गत यह पढ़ा था या जाना था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य या द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य या द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसे दूसरे शब्दों में अगर हम व्यक्त करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिकारक पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसी को हम इस बात से भी संबंधित कर सकते हैं कि जो अभिकारक पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेता है, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान में कणों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक पदार्थ के कणों की संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक पदार्थ
तत्वों से मिलकर बना होता है और तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक पदार्थों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या निश्चित रहती है। और हमने अभी अभी यह जाना कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत हमने यह जानकारी प्राप्त की कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का, नए द्रव्य का या नए द्रव्यमान का सृजन नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जितने परमाणु अभिकारक पदार्थों में प्रत्येक तत्व के होंगे, वही संख्या अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद में भी बनी रहेगी परमाणुओं की संख्या की। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की जो कुल संख्या होगी वह सदैव उतनी ही बनी रहेगी जितनी कि अभिकारक पदार्थों में थी, उतनी ही उत्पाद पदार्थों में भी रहेगी। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि नए द्रव्य का अर्थात नए परमाणुओं का सृजन नहीं होगा और न ही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहेगी और रहती भी है। और ऐसे समीकरण को जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, हम उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी समीकरण को हम कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं या असंतुलित समीकरण कहते हैं और उसे हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर यह हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में और अगले वीडियो में कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। और यदि संतुलित होती है तो कोई आवश्यकता नहीं रहती संतुलित करने की। और जैसा कि आपके सामने जो अभी हम जिस रासायनिक समीकरण को ले रहे हैं वह संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। यह आपकी किताब में जो क्रियाकलाप 1.3 है उससे संबंधित है और उस क्रियाकलाप में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी उसके शब्द समीकरण को पहले लिखा गया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और तीर का निशान है, फिर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है। और इसी को जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, इस शब्द समीकरण को जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हम सभी अभिकारक पदार्थों और उत्पाद पदार्थों के लिए उनके रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे आप कक्षा 9 में जान चुके हैं या पिछली कक्षाओं में रासायनिक सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर का निशान है। तीर के निशान के बाईं ओर जो कुछ लिखा है वह बायां पक्ष है और दाईं ओर जो लिखा हुआ है वह दायां पक्ष है। बाएं पक्ष में अभिकारक पदार्थों को धन चिन्ह के साथ जोड़कर लिखा गया है और बाएं पक्ष में अभिकारक पदार्थों को धन चिन्ह के साथ जोड़कर लिखा गया है। जब एक से अधिक अभिकारक होते हैं तब हम ऐसा करते हैं। और तीर के दाईं ओर दाएं पक्ष में उत्पाद पदार्थों को भी धन चिन्ह के साथ लिखा गया है। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जैसे जिंक के लिए Zn संकेत लिया गया है या सूत्र लिया गया है, इसमें n के बाद दाईं ओर नीचे कोई संख्या नहीं लिखी गई है और इसीलिए हम यहाँ पर एक संख्या को मानते हैं। जब कभी भी कहीं किसी भी संकेत के दाईं ओर नीचे कोई संख्या नहीं लिखी रहती है तब हम वहाँ पर संख्या 1 को मान लेते हैं कि वहाँ पर संख्या 1 लिखी है। इस प्रकार ये Zn जो है वह जिंक का तो संकेत है ही, साथ साथ जिंक के एक परमाणु को भी व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर हम यह कहेंगे कि जिंक का एक परमाणु है यहाँ पर।
जबकि तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी संकेत लिखा हो और संकेत के दाईं ओर नीचे कोई संख्या ना लिखी हो, तो उस स्थिति में हम एक परमाणु को मानेंगे कि उस तत्व का एक परमाणु है। इसके बाद धन चिन्ह के बाद देखिए लिखा हुआ है H2SO4। तो H हाइड्रोजन का संकेत होता है, H हाइड्रोजन का संकेत है। यहां पर जिंक लिखा हुआ, जिंक के दाईं ओर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ कोई संख्या नहीं लिखी है, और ऐसे में हम इसे यहां पर एक संख्या मानेंगे और इस प्रकार हम कहेंगे कि जिंक या जस्ते का एक ही परमाणु है। यहां पर इसे हम दोहरा दे रहे हैं, शायद आपको दिखा ना हो इसलिए। और यहां पर धन चिन्ह के बाद H2SO4 लिखा हुआ है। तो H जो होता है वो हाइड्रोजन का संकेत है। हाइड्रोजन के संकेत H के दाईं और नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है, और यह यहां पर व्यक्त कर रहा है कि हाइड्रोजन के यहां पर 2 परमाणु हैं। इसके बाद S आया है, S सल्फर का संकेत है, और उसके भी दाईं ओर नीचे कोई संख्या नहीं लिखी गई है, इसका मतलब सल्फर का एक परमाणु है। और ऑक्सीजन के दाईं ओर नीचे देखिए 4 लिखा हुआ है। इससे यह हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहां पर जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार H2SO4 का जो एक अणु बनता है, एक कण बनता है, एक अणु, उस अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु संयुक्त रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं या जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार हम परमाणुओं की संख्या को किस तत्व के कितने परमाणु हैं ये पता कर सकते हैं किसी रासायनिक यौगिक में। और यहां पर दाईं ओर तो अब उत्पाद पदार्थों में अगर देखें तो ZnSO4 है। तो Zn के तुरंत बाद दाईं ओर नीचे की तरफ कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब जस्ते का यहाँ पर 1 परमाणु है। और सल्फर के साथ भी ऐसा ही है, दाईं ओर नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसलिए सल्फर का 1 परमाणु है। और ऑक्सीजन के दाईं ओर नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो हमने इस प्रकार इस ZnSO4 के एक अणु, इसको अणु कहते हैं, ये एक कण को व्यक्त करता है, एक अणु को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको अणुसूत्र भी कहा जाता है। पदार्थ का अणुसूत्र है, जिंक सल्फेट का अणुसूत्र है, ये एक अणु को व्यक्त करता है। और एक जिंक के एक अणु में जस्ते का 1 परमाणु होता है, सल्फर का 1 परमाणु होता है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार इसके बारे में भी आप जान गए। और इसके बाद धन चिन्ह के बाद H2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस का एक अणु जो होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसी का संकेत यहाँ पर दिया गया है। तो हाइड्रोजन के दाईं ओर, हाइड्रोजन के संकेत के दाईं ओर नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु परस्पर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आपने यह जाना कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में। और जब हमें यह ज्ञात हो जाता है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या समान नहीं है। अब इसकी हम तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं है। इसके लिए आपकी किताब में एक सारणी दी गई है। सारणी को अगर आप देखें तो सारणी में आप देख रहे होंगे पहला कॉलम तत्व का है जिसमें तत्व लिखे गए हैं ऊपर से नीचे तक। ये वे तत्व हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। और अभिकारक दूसरे कॉलम में, दूसरे स्तंभ में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS में है। चूंकि अभिकारक लिखे हुए इसलिए LHS शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल LHS लिखा गया है। और सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है वो लिखी गई है। किस तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है वो सब लिखा गया है यहाँ पर अभिकारक पदार्थों के लिए। ऐसे ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो कि आपके राइट हैंड साइड होते हैं, दाईं तरफ होते हैं, उसमें भी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है वह यहाँ पर लिखी गई है। आप देखें, अगर आपके सामने रासायनिक समीकरण यहाँ ऊपर मैंने लिख दी है, तो इस रासायनिक समीकरण में अगर आप देखें तो जो अभिकारक पदार्थ हैं वो समीकरण में बाईं ओर लिखे गए हैं
उसमें जिंक आया है, जिंक तत्व है इसलिए जिंक लिखा गया है। हाइड्रोजन आया है इसलिए हाइड्रोजन लिखा गया है। सल्फर आया है इसलिए सल्फर लिखा गया है। ऑक्सीजन आया है इसलिए ऑक्सीजन लिखा गया है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो दाईं तरफ भी यही तत्व आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो तत्व इधर भाग ले रहे होंगे बाईं ओर अभिकारक पदार्थों में अभिक्रिया में, वही तत्व के परमाणु उत्पाद में भी हमें प्राप्त होंगे और उनसे अलग कोई परमाणु हमें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्य को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जो भी पदार्थ के अणु, जो भी पदार्थ अभिकारक के रूप में अभिक्रिया कर रहे होंगे, उनमें जिन तत्वों के परमाणु भाग ले रहे होंगे वही तत्व के परमाणु हमें अभिकारक उत्पाद पदार्थों में भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब दो जो कॉलम बने हैं उसमें हम एक एक करके अब तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या तत्व के अनुसार कितनी कितनी है वो लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक पदार्थ तीर के बाईं ओर लिखे गए हैं। अब बाईं ओर जिंक का एक ही परमाणु है, क्योंकि जिंक के दाईं ओर नीचे की तरफ एक भी संख्या नहीं लिखी, यानी एक वहाँ पर है और एक है, तो एक परमाणु जिंक का यहाँ पर भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पर जिंक के सामने एक लिख दिया गया है। हाइड्रोजन के यहाँ पर आप देख रहे हैं दाईं ओर नीचे 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसके परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। और सल्फर, यहाँ पर देखिए सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर के दाईं ओर नीचे कोई संख्या नहीं लिखी गई है, इसलिए हम मानेंगे कि यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है और इसीलिए सल्फर के सामने 1 लिखा गया है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या वाले कॉलम में या स्तंभ में। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दाईं ओर नीचे आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है, इससे पता चलता है ऑक्सीजन के 4 परमाणु अभिकारक पदार्थों में हैं। तो अभिकारक पदार्थों में ऑक्सीजन के आगे देखिए यहाँ पर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या वाले कॉलम में ऑक्सीजन के सामने 4 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए उत्पाद जो पदार्थ हैं वो तीर के दाईं ओर लिखे गए हैं, दाईं ओर यहाँ पर लिखे गए हैं इस तरफ, और इसमें जिंक पहले आया है और जिंक के दाईं ओर कोई भी नीचे की तरफ कोई भी संख्या नहीं लिखी है, यानी यहाँ पर भी जिंक का एक ही परमाणु है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। इसी प्रकार सल्फर के परमाणुओं की संख्या 2, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 लिखी गई है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। सल्फर का 1 परमाणु है, इसलिए 1 लिखा गया है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इसलिए 4 लिखा गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिंक के जो परमाणुओं की संख्या है वो अभिकारकों में भी 1 है, उत्पादों में भी 1 है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में 2 थी, उत्पाद में भी 2 है। सल्फर के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में भी 1 थी, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 थी अभिकारकों में, उत्पादों में भी 4 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यह रासायनिक समीकरण है दी गई, इसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है और इस कारण यह संतुलित समीकरण है और इसे फिर संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और इस प्रकार हमने यह जाना कि कौन सी समीकरण संतुलित होती है। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।